तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं कि और इन उपरोक्त उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं। देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन, ये तीनों की तीनों चीजें लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम इसी के द्वारा लाया गया। इसने भारत के शासन, न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए थे और ये जो ऊपर ये तीनों चीज कही गई ये इसी से संबंधित रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध या विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। तो 4 लोगों के नाम है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर, MN राय। ये सभी के सभी जो है विदेशी धरती से भारत के लिए कार्य कर रहे थे। तो उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणत के रूप में फांसी की सजा दी गई थी। तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में फांसी दी गई थी। देखिए, केंद्रीय असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस की परिणत के रूप में फांसी की सजा दी गई। इसके तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था। तो इनके द्वारा नाइटहुड की पदवी का परित्याग कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई थी। इसके विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। देखिए, इसमें से आपका ऋग्वेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई। देखिए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया शुद्ध पिटक को कहा जाता है। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनमें से सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। तो 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान, देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये 1829 में लगता है, 1829 में। इसके अतिरिक्त आपका रूलेट अधिनियम जो है 1919 का है, 1919 का है। वुड्स डिस्पैच जो है आपका 1854 का है, 1854 का है। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। तो देखिए, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, रूलेट अधिनियम 1919। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। तो ये जो है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, परंतु बाबर के समकालीन नहीं थे। ठीक है, इनका काल 1532 से 1623 ईस्वी तक था। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाँ, एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। जबकि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, इन दोनों ने मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कन्नौज राजधानी थी किसकी। तो कन्नौज जो है मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी वंश के शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा प्रमुख थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, रचनाएं और उसके रचनाकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, कुमार पालचरित जो है ये जयचंद सूर्य की रचना 2 से मिलाई।
कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, 1 से मिला दीजिए। ललिता विग्रहराज ये सोमदेव की है, तो 4 से मिला दीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, 3 से मिला दीजिए। तो आपका 2143 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर या एलोरा का कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, यह द्रविड़ काल में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, बिल्कुल सही है। और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मध्यकालीन संत और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में? तो देखिए, शंकर देव का संबंध असम से रहा है और मलुकदास का संबंध राजस्थान से नहीं रहा है। मलुकदास का संबंध देखिए, चूंकि इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा में हुआ था, इनका कार्यक्षेत्र मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। तो मलुकदास राजस्थान सम्मिलित नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका टाइम रहता है कि राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यह प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने इसे अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। क्या कहा था? भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए, मदद ए मास के बारे में पहला, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, बिल्कुल सही है। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही है। ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी, ये सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, ये जो मदद ए मास, ये दान दी जाने वाली भूमि थी। दान दी जाने वाली इस समस्त भूमि का निरीक्षण शद्र करता था। कौन करता था? शद्र करता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है समाचार पत्र और उसकी भाषा के संबंध में? तो देखिए, भारत मित्र हिंदी में था, प्रजामित्र गुजराती, राष्ट्रमत मराठी, परंतु नायक जो है ये अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। देखिए, इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय हो या भारतीय हो, की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो वेद समाज, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी है, प्रार्थना समाज है, तत्वबोधिनी समाज है। तो इसमें सबसे पहले जो स्थापना होती है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। कब होती है? 1784 में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तत्वबोधिनी सभा, ये 1889 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, जबकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1889 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1869 में जो है अब्दुल लतीफ़ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने की थी। फिर आपका वेद समाज आता है, वेद समाज, इसकी स्थापना 1864 में होती है। किसके द्वारा? के श्रीधरालू नायडू ने। और फिर आपका लास्ट में आता है प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। तो इसी क्रम में आप लगाइए। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी मतलब 3, फिर इसके बाद तत्वबोधिनी सभा 5, इसके बाद आपका मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 2, फिर आपका वेद समाज आता है 1 और फिर प्रार्थना समाज 4। तो आपका क्या हो जाएगा क्रम? 3, 5, 3, 5, 2, 1, 4 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और किस शासक के समय में आए थे? तो देखिए, अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय में आया था। अल मसूदी महिपाल प्रथम के, रॉल्फ फिच अकबर के समय में, डोमिगो पायस अच्युत देव राय नहीं, डोमिगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर सही नहीं है। फ्रांसिस्को पेलसाट जहांगीर के समय में आया था। और यहाँ देखिए, अल मसूदी जो है एक बगदाद का यात्री था। ठीक है, तो ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिच अंग्रेज व्यापारी था और फ्रांसिस्को पेलसाट जो है ये डच था, फ्रांसीसी नहीं डच था। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? मिलाम हिमनद से जो है शारदा नदी या काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, जबकि नुब्रा नदी का जो उद्गम है वो सियाचिन ग्लेशियर से, ध्यान रखिएगा, नुब्रा नदी का जो उद्गम है सियाचिन ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी का उद्गम सुमेरु ग्लेशियर से है। आगे बढ़ते हैं, अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में अवस्थित है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, जो दंडकारण्य पठार है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है पश्चिमी तट पर स्थित नगरों में? तो देखिए, हमें सबसे दक्षिण के नगर को बताना है। इसमें जंजीरा जो है, जंजीरा महाराष्ट्र में है। सिंधु दुर्ग आपका महाराष्ट्र में है। कन्नूर केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु में। तो देखिए, तमिलनाडु सबसे दक्षिण में जाएगा, तो इसलिए नागरकोइल ए ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पूना की संधि जो कि 1817 में होती है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो कि 1817 से 1818 में होती है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ तथा उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, जिसकी शर्त के फलस्वरूप पेशवाई समाप्त कर दी गई। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही पेशवाई समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, कहीं सही है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देते हैं, कारण ये क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो कथन कांड सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? जनजाति और उसकी अवस्थित के संबंध में। तो आप देखें, खस जनजाति जो है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस जनजाति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर संबंधित है, तो पहला सही नहीं है। तमरिया जनजाति झारखंड, ये सही है। तमरिया जनजाति कहाँ पे है? झारखंड, ये सही है। लिम्बूस जनजाति, लिम्बूस सिक्किम में, और आगामी जो है ये असम से नहीं, नागालैंड संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? तो रबी फसलों के समूह में देखिए, रबी फसलों में आपके क्या आते हैं? गेहूं आता है। ठीक है, देखिए, रबी में 2 वर्ड है, गेहूं में 2 वर्ड है, इस तरह याद रखिए। तो गेहूं आपका रबी का है, जबकि चावल में देखिए, चावल में 3 वर्ड होता है और खरीफ में भी 3 वर्ड होते हैं। तो चावल हमेशा ध्यान रखिएगा वो खरीफ में जाएगा। तो आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। मटर आपका ठंडी में आता है, गेहूं भी आपका ठंडी के सीजन में होता है। ठीक है, और चना मटर आप देखे होंगे ठंडी में आता है। तो इस तरीके से आप रेट करके याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और सरसों भी इसी समय, जो लोग गाँव से समझते हैं उनको पता होगा कि ठंडी के सीजन में ही सरसों की खेती होती है। तो जौ, चना, मटर, सरसों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है रबी की फसल है। इसके अतिरिक्त मसूर हो गया, आलू हो गया, ये भी ठंडी की फसलें हैं या रबी की फसलें हैं। इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झरना है? तो इसमें आप देखिए, इसमें कोडाई कोनाल जो बी ऑप्शन है, ये तमिलनाडु से ताजे पानी की एक मानव निर्मित झील है। जबकि मणिकर्ण आपके हिमाचल प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा, वज्रेश्वरी ये आपका महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरने हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड के
पूर्वी सिंहभूम जिले में से जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर क्वेश्चन, सौर कलंक औसतन कितने वर्षों का होता है? तो ये औसतन 11 वर्षों का होता है। कितने? 11 वर्षों का। सूर्य से सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर्स के निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन्हें सौर कलंक सन स्पॉट कहते हैं। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है। इसे सौर कलंक चक्र, इसे सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है जिनका औसत तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन महाप्रशांत महासागर से संबंधित है? तो देखिए, जो हम्बोल्ट जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा, ये आपकी हम्बोल्ट जिसे पेरू जलधारा भी कहते हैं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपकी फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोरी, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएं हैं, प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। ठीक है, और ये ठंडी धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा नहीं गुजरती। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप एक बार मैप का या एटलस आप उठा लें और वहां पर एक बार जरूर देखें, इससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो देखिए, मकर रेखा जो है वो किससे नहीं गुजरती है? तो नामीबिया, चिली, मेडागास्कर से गुजरती है, परंतु बोल्विया से नहीं गुजरती। ध्यान रखिएगा, मकर रेखा बोल्विया से नहीं गुजरती, बल्कि नामीबिया, चिली, मेडागास्कर, ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, आपका बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, टोंगा है एवं नामीबिया, यहाँ से गुजरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नहीं, उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत लिखा है। दूसरा, भूकंपी तरंगों का जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते नहीं, उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो दोनों अपोजिट हैं, इसलिए दोनों के दोनों असत्य हैं। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है जल वाष्प होता है। जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रमुख गैसें होती हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए, बताना है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, एटलस पर्वत आपका कहाँ पे है? उत्तर दक्षिण अमेरिका में है एटलस पर्वत। वहीं ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है और एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में है। तो यहाँ पे 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगलू हाश बेसिन स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? मेडिटेरियन सी से सीमा नहीं बनाता है। तो आप देखें, इसमें स्पेन बनाता है। आप मैप में जब देखेंगे जहाँ पे मेडागास्कर है, सॉरी मेडिटेरियन सी है, मेडागास्कर नहीं, मेडिटेरियन सी जहाँ भूमध्य सागर है वहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेन हो गया, तुर्की हो गया और सीरिया, इनकी सीमा आपकी भूमध्य सागर से लगती है, परंतु जॉर्डन की जो है ये ब्लैक सी से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन किसने कहा है? तो ये कहा है कोबर ने। किसने? कोबर ने कहा है। जर्मन भूगोलवेता कोबर के अनुसार भूसन्नतियां पर्वतों का पालना रही हैं। वलित पर्वत का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों वलित के लिए इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। उनके अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण जो है टेथिस भूसन्नति से हुआ है। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? तो मानव को, क्योंकि फूड चेन में सबसे आखिरी में मानव आएगा, तो मानव को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। देखिए, पोलिनेशिया के प्रमुख देशों में टोंगा, समोआ, हवाई, टुवालू, कुक इत्यादि आते हैं, परंतु गिलबर्ट ये माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। तो सी वाला ऑप्शन आपका पोलिनेशिया में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन कांड का प्रश्न है।
तो आप देखें इसमें कथन है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्थानीय पवन और उसका प्रभाव क्षेत्र? तो देखिए, काराबुरान ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन में है, ये मतलब इसका प्रभाव रहता है। जबकि बिलजर्ड का कनाडा में, ब्लैक रोवर का दक्षिणी अमेरिका में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन होती है। और शामुन, इसका संबंध ईरान से है। आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, ये सभी के सभी तीनों उप प्रधानमंत्री रहे, परंतु चंद्रशेखर जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, मोरारजी देसाई जो है इंदिरा गांधी के समय में, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के काल में तथा चौधरी देवी लाल चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? किसका उल्लेख नहीं मिलता? देखिए, ये संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, इसमें आपका कल्याणकारी वाला नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है किसमें? तो ये वर्णित है आपका अनुच्छेद 57 में। 57। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है आपका, कथन है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सही है। कारण, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ये कारण उचित नहीं प्रतीत होता। ये सही है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, परंतु ये मतलब कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं हो रही, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता नहीं, अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। 6 माह, 1 साल नहीं, तो सी वाला सही नहीं है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 2 सूचियां संविधान संशोधन अधिनियम और उस अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया, इन्हें हमें सुमेलित करना है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची लाई गई। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 2, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को मतदान की आयु 18 वर्ष की गई। 3, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया। ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। 14 दिन पूर्व देनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है 1955 में हुआ था, 1955 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का उपबंध करता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है 1955 में किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 तथा प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1992 में, 1992 में। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रपति
सॉरी विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को है। और अनुच्छेद 312 में आइए के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो 249 और 312, 110 109 जो है ये आपके धन विधेयक संबंधित है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सी ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं, जिनमें आपका वन झील नदी तथा अन्य वन जीवों की रक्षा करना, देश की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये है, परंतु मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? ये आपका अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, आपका जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 106 में, अनुच्छेद 106 ये संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। परंतु 368 जो कि संविधान संशोधन है, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है और 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए धर आयोग जून 1948 में इसका गठन किया गया था। जेबीपी समिति इसका गठन जो है दिसंबर 1948 से 1949 नहीं है, तो बी वाला सही नहीं। फजल अली आयोग दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। देखिए संविधान में तत्कालिक उपयोगिता के आधार पर राज्यों का श्रेणीवार बंटवारा किया गया था, परंतु देश के विभिन्न भागों विशेषकर दक्षिण के राज्यों या दक्षिण से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की मांग बढ़ने लगी। इस संदर्भ में सरकार ने समय समय पर राज्य पुनर्गठन आयोगों का गठन किया, जिसमें आपके धर आयोग हैं, जेबीपी समिति है, फजल अली आयोग है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? स्थगन प्रस्ताव के संबंध में तो देखिए सी ऑप्शन पर इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य सरकार के किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसईपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या शेष सत्य है। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो इसकी स्थापना जो है फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी? नहीं। देखिए कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश के आधार पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। दूसरा, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। ये सही है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परामर्शी होती हैं। यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना 2004-5 में विशेष कृषि उपज योजना वर्ष 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फलों, वनस्पतियों, फूलों तथा लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा रहा है? तो यह उड़ीसा था। ठीक है, उड़ीसा ने 1970 में पारित किया था। यह जान लेना आवश्यक है कि सर्वप्रथम वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया था, परंतु अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा द्वारा बनाया गया था। तो जो पद का सृजन होता है या लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में होती है, परंतु जो अधिनियम लाया गया था, अधिनियम पारित किया था वो उड़ीसा ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 का था, 1966 का, ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद
सृजित करने की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और गठन वर्ष। तो 4 राज्यों हैं, उनके गठन वर्ष से हमें सुमेलित करना। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है ये 20 फरवरी 1987, ये सही है। बताना इनमें से कौन सा या सही सुमेलित नहीं है। गुजरात का 1960 सही है। गोवा का 1987, 1985 नहीं 1987 है। मिजोरम का 1987। देखिए गोवा का 30 मई 1987 है और मिजोरम का 20 फरवरी 1987। पहले मिजोरम है फिर गोवा है, तो ये मिजोरम वाला सही है। मिजोरम सही है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका तीसरा वाला सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है किसके माध्यम से, तो निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा और विद्युत खपत के द्वारा। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सही है। कारण मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के, मुद्रास्फीति का अभिप्राय जो है वो बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ठीक है, ये ऑप्शन। इसमें क्या होता है, देखिए मुद्रास्फीति वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य जो होता है वो घटता है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय है बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद में। देखिए प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में नहीं है, अनुच्छेद 82 में, 82 में। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरुद्ध अनुच्छेद 51 में है। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर जो है पूर्ण निर्मित वस्तु पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह विनिर्माण प्रक्रिया को अप्रतिस्पर्धात्मक बनाता है तथा घरेलू उद्योगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त में से सत्य कथन कौन से हैं 2 कथनों में। तो आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ये कथन आपका जो है सत्य है। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, USA के वाशिंगटन DC में। तो दूसरा मतलब केवल पहला कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना के दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। देखिए इसमें सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1955 में। फिर अग्रणी बैंक योजना आती है 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं 1975 में और नाबार्ड आता है आपका 1982 में। तो अंतिम स्थान पर कौन आएगा, डी नाबार्ड। आगे बात करते हैं कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए अभिकथन है कि केन्स ने जो है मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। सही है। कारण मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिली है। तो कथन कारण यहाँ पर दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन जो है यहाँ पर है। इसमें 71 नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह जो है परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। अगला है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, यदि आप चारों विकल्प देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए है। ठीक है, देखिए भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। तो आप चारों विकल्प देखिए, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए आपका क्लोरोमाइसेटिन इसका संबंध जो है टाइफाइड नाशी के रूप में किया जाता है, टाइफाइड नाशी के रूप में। तो 2 से मिलाइए। क्रिस्टल वायलेट जो है ये प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, 3 से मिलाइए। कलायखंज जो है खेसारी दाल में होता है, तो 4 से मिला दीजिए। नीमोकोनो
न्यूमोकोनियोसिस, ये आपका कोयले की खान से संबंधित है, ये जो बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2341 2341 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मैटॉक्स परीक्षण संबंधित है किससे? तो इसका संबंध जो है क्षय रोग से है। क्षय रोग जिसे टीबी के रूप में भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की एक अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूसीआईएल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आप चारों विकल्प देखिए, ये आपका अवस्थित है जादूगोड़ा में। कहाँ पर अवस्थित है? जादूगोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। देखिए, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है यूरेनियम खनन और प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इस निगम की स्थापना 1967 में हुई, जिसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम का खनन एवं शोधन करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जादूगोड़ा में। आपसे प्रश्न है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह नारा जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर के 1990 तक चलती है, इसमें दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा है। इसके लिए भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया। इस योजना की वृद्धि दर 6% थी, जबकि लक्षित दर जो रही, जो हमने टारगेट किया, नहीं एक सेकंड, इस योजना की जो वृद्धि दर थी वो 6% थी, जो कि लक्षित दर जो थी, जो टारगेटेड रेट था वो 5% था, उससे अधिक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं, आप चार ऑप्शन पढ़िए, तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? कौन सा हार्मोन जो है वो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो देखिए, आपका इन चारों में से जो जिबेरेलिन्स होते हैं, जिबेरेलिन्स ये हार्मोन होते हैं, ये बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। देखिए, जिबेरेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण जो है, एक मुख्य उदाहरण जिबेरेलिक एसिड है। जिबेरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है फसल और उसकी प्रजाति के मध्य में? तो देखिए, आंवला जो है, आंवले की प्रजाति एक कंचन होती है, सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की प्रजाति सपना है, परंतु भिंडी की प्रजाति जो है, भिंडी की प्रजाति सूर्या नहीं होती है, ठीक है। सूर्या जो होती है, सूर्या, ये आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सत्य है। तो पहला कथन है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। सही है, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो यह है कवक मूल, ठीक है, कवक मूल है। देखिए, कवक मूल कवकों फंगस तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल सोख करके उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। उपरोक्त इन 3 कथनों में से कौन सा या से सत्य कथन है? तो देखिए, आप इसमें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह भी सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। यह भी सही है। तो ये आप फैक्ट के रूप में जरूर याद रखिएगा। 3 के तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन,
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पदार्थ और उसके उपयोग के संबंध में। देखिए बेनाड्रिल का प्रयोग जो है हिस्टेमिन के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल अग्निशामक के रूप में होता है। टेक्सॉल का इस्तेमाल कैंसर रोधी दवा के रूप में होता है। और नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल जो है वो संश्लेषित रबर के रूप में नहीं होता है, जबकि बल्कि नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में होता है, इसलिए डी वाला सुमेलित नहीं है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? प्रतिस्कंदक पदार्थ आपका इसमें हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन होता है। हिपैरिन को एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड होता है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। हिपैरिन की वजह से प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किन का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादप जो होते हैं या पौधे नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। नीले तथा लाल, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूडोमोनास शोले नेशियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? किस रोग का कारक है ये? तो चारों विकल्पों में से आप देखें तो यह जो है बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि बंची टॉप ऑफ बनाना का रोग कारक क्या है? तो कौन सा जीवाणु? बनाना वायरस 1। जबकि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का जैथोमोनास जीवाणु। पोटैटो मोजैक रोग का पोटैटो वायरस एक्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो आप देखें, सबसे पश्चिम में गंगा, फिर गोमती, उसके पूर्व में गोमती, उसके पूर्व में घाघरा और उसके पूर्व में गंडक है। तो ये क्रम है गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक का। आगे बढ़ते हैं। इटावा या गौरीपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका सरोद वादन के लिए। किसके लिए? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए, जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर वाराणसी रहा है। क्या रहा है? वाराणसी रहा। तीसरे स्थान पर लखनऊ है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो इसका शीर्ष जिला जो है आपका ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में शीर्ष पर बलरामपुर है। कौन सा है? बलरामपुर। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। सही है, कारण पौधे में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कीटभक्षी पौधे के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, तो बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है कीटभक्षी पौधों में। सही है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये भी सही है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, और ये अपने नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से सत्य कथन को हमें चुनना है। तो देखिए, पहला, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, याद रखिएगा। दूसरा, पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। दो के दोनों कथन पूरी तरीके से सही हैं, तो इनको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? वर्ष 1983 में किया गया। 1983 में किया गया और इसका बाद में नाम परिवर्तित करके अब जो कर दिया गया है वह उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे यूपी नेडा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर? तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज जिले में निवास करती है। आगे बात करते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। संस्थान है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ पर स्थित है, ये हमें सुमेलित करना है। देखिए, पहला है IIVR। तो इसका पूरा नाम पहले देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, सब्जी उत्पादन से।
तो वाराणसी 1 से। IIPR, दूसरा है IIPR, पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये कहाँ पे है? दालवाला, कानपुर में। तीसरा आप देखें, तीसरा है IISR, IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में, 3 से मिलाइए। चौथा है IIHR, IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4, और इसको जरूर याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? उत्तर प्रदेश दिवस का पहली बार आयोजन जो है 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है, जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश जो है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, या 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है लगभग कितना है? तो ये लगभग 7.33%, 7.33% के बराबर है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन दिए हैं, बताना है इसमें असत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, ये कथन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी, ये भी सही है। और दोनों का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। तो 2 के दोनों कथन सत्य हैं, परंतु यहाँ असत्य पूछा, इसलिए डी ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं, मेला और उत्सव और किस स्थान पर मनाया जाता है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए रामायण मेला आपका चित्रकूट संबंधित है 1 से, बटेश्वर मेला आगरा से 2 से मिलाइए, कलिंजर मेला जो है बांदा से 3 से मिला दीजिए, शोरो मेला कासगंज से तो 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? 16 महाजनपद आते हैं, इन 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे, जिसमें से जो सूरसेन महाजनपद है इसका विस्तार मथुरा के आसपास था और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बेतवा पर स्थित नहीं है। देखिए माता टीला बांध, राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सभी के सभी बेतवा नदी पर है, परंतु बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1994 में हुई थी। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मंदिर और स्थान के युग्म में? तो देखिए आपका गोविंद देव मंदिर जो है मथुरा में है, गोविंद देव मंदिर मथुरा में है। दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है, और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये मिर्जापुर में नहीं है बल्कि सोनभद्र में है, ठीक है। गोविंद देव मंदिर मथुरा में, दशावतार मंदिर ललितपुर में, जबकि रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये मिर्जापुर में ना होकर के सोनभद्र में है, और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। तो इस प्रकार से सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? तो देखिए इसमें कजरी, आल्हा, रशिया ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, परंतु कार्तिक गीत जो है ये लोकगीत नहीं है, ये लोक नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्तिक लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कथन कांड का है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए कथन क्या दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन में। कथन 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है, कारण इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आइए 121 नंबर क्वेश्चन पे, 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फरवरी 2023 में
फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य में किया गया? तो इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में किया गया, ठीक है। और देखिए, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया बायो एशिया 2023। यह बायो एशिया सम्मेलन का 20वां संस्करण था। 20वां संस्करण था। इस संस्करण की विषय वस्तु थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला है, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, कर दी? तो गैब्रियल चक्रवात आया था, इसकी वजह से। इस चक्रवात से, ये गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एवं उत्तरी द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए। अगला है, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक क्या, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? तो यह जो है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। स्काई यूटीएम विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात नियंत्रण प्रणाली है। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे चंडीगढ़ में, कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है फरवरी 2023 में। इसकी क्षमता कितनी है? 2000 किलोवाट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमफेक्स 2023 क्या है? यह एक जो है युद्धाभ्यास है जिसमें तीनों सेना जल थल नभ ने मिलकर अभ्यास किया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुआ। अगला है, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? आयुष्मान खुराना को, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका स्थापना जो है हरियाणा के गोरखपुर गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस संगठन या संघ द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसके द्वारा? यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला है, फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नील मोहन को। किसको नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। इन्होंने सुशांत बुजस्की का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूची में पहले स्थान पर लंदन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2023 में रियाना बर्नाबी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं? तो ये जो है सऊदी अरब की। कहाँ पे? सऊदी अरब की। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिए ये सऊदी अरब की निवासी हैं। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो यह जो है मॉरिशस। किसको सौंपा गया है? मॉरिशस को सौंपा गया है, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मॉरिशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है दुबई, यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता नीतियों सरकारी प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? जल जन अभियान तो कहां पर किया गया? राजस्थान में किया गया, ठीक है।
इसका प्रारंभ राजस्थान के सिरोही जिले में किया गया। इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करके 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो कहां पर की गई है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लिथियम का उपयोग मुख्यतः ईवी बैटरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसके निर्माण में किया जाता है। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से लाए गए थे, फिर 12 चीते जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए। कहां पर? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? यायात्सो झील, तो देखिए यहां पर कौन से कथन सत्य है बताना। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह कथन सही है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, यह भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ठीक है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से कस्बों एवं शहरों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना, मैकेनाइज्ड करना। ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।